मैं मसलन एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर यूरोप में हार्ट अटैक का एवरेज एज 45 ईयर है तो इंडिया में 35 ईयर है। स्मोकिंग तो इसका बहुत बड़ा कारण है। मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, अगर आप 30 साल के से कम उम्र में किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है स्मोकिंग। तो आप फूड को हेल्दी बनाने का जो पहला तरीका आपको करना है कि आप अपने कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन से रिप्लेस करो। जब भी आप कैलोरी बर्न करते हो तो आपके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो बर्न होती है, या तो कार्ब्स बर्न होंगे या फैट बर्न होगा। तो अगर आप धीरे धीरे चलोगे तो आप कम कैलोरी बर्न करोगे, लेकिन प्रोपोर्शनेटली वो कैलोरी फैट से ज्यादा बर्न होगी। हमारे को इनसे बचने के लिए अपना लाइफस्टाइल कैसा रखना चाहिए? मेरे ख्याल से ये आपका जो सवाल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और शायद मैं इसीलिए इस पॉडकास्ट में आया। नमस्कार साथियों, आज का विषय हमारा स्वास्थ्य संबंधी है, जिसमें कि हम बात करेंगे हार्ट हेल्थ के ऊपर। और इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमर उपाध्याय जी, जो कि दून मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग विशेषज्ञ के पद पर हैं। नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू। अच्छा सर, हृदय रोग विशेषज्ञ के तौर पे आपको सभी लोग जानते हैं और हमने भी सबसे पहले आपको ऐसे ही जाना है कि आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। लेकिन हम स्वास्थ्य से संबंधित बात करें इससे पहले मैंने कुछ चीज़ें सुनी हैं जो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। बिल्कुल। कि इससे पहले आप बाल रोग विशेषज्ञ भी थे। हाँ, मैंने एक्चुअली हृदय रोग विशेषज्ञ होने के लिए आपको सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उसके लिए आप बाल रोग विशेषज्ञ भी हो सकते हैं या आप औषधि रोग विशेषज्ञ भी हो सकते हैं, जिसको हम मेडिकल साइंस में एमडी पीड्स या एमडी जनरल मेडिसिन बोलते हैं। तो मैं बाल रोग विशेषज्ञ था। उसके बाद मैंने सुपर स्पेशलिटी एडल्ट कार्डियोलॉजी में डीएम की ट्रेनिंग ली और तब मैं फिर कार्डियोलॉजिस्ट या हृदय रोग विशेषज्ञ की तरह काम करता हूँ। तो सर ऐसा क्या रहा सर कि जो बाल रोग विशेषज्ञ से आप सीधे जो है हृदय पे चले गए? कई चीज़ें हैं, जैसे एक तो आप सुपर स्पेशलिटी की डिग्री में काम करने में थोड़ा प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है। आप 3 साल की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग में नॉट एज अ डॉक्टर, एज अ पर्सन भी इवॉल्व होते हो, तो वो एक कंपोनेंट था। दूसरा ये था कि आमतौर पे हृदय रोग विशेषज्ञ का जो एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको थोड़ा टफ माना जाता है, बिल्कुल, चैलेंजिंग माना जाता है। तो आप जब यूथ रहते हो तो आप चैलेंजिंग काम करना चाहते हो, और मेरी थोड़ी रुचि भी थी जब मैं एमबीबीएस में था तो कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूं। तो मैंने फिर एग्ज़ाम पास किया और फिर 3 साल की ट्रेनिंग ली। तो आप तो बहुत से बच्चे आपको मिस करते होंगे। नहीं, वो मेरी धर्म पत्नी बाल रोग विशेषज्ञ हैं तो मुझे ज़्यादा मिस नहीं करते। ये तो चलो बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा सर, क्योंकि बच्चों के ऊपर भी हमारा थोड़ा सा जिक्र आ गया, तो मैं एक थोड़ा सा जानकारी यहीं से स्टार्ट करना चाहूँगा कि अभी हम हाल ही में सुन रहे हैं कि बहुत कम उम्र के बच्चों को जो है कार्डियक अरेस्ट हो रहा है या दिल का दौरा पड़ रहा है, कुछ इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं और बहुत कम उम्र में ये हो रही हैं। जी। ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए, मतलब उम्र के हिसाब से हम 18 साल से कम लोगों को पीडियाट्रिक एज ग्रुप में रखते हैं, एडोलसेंट जिनको बोलते हैं, थोड़े बड़े बच्चे। 18 साल के ऊपर आप वयस्क हो जाते हो, एडल्ट हो जाते हैं। तो 18 साल के कम उम्र के बच्चों में हार्ट की जो समस्याएं होती हैं वो आम तौर पे जन्मजात होती हैं, जिनको हम कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज बोलते हैं। बच्चे हार्ट के उन विकृतियों के साथ पैदा होते हैं, बड़े होते हैं। तो कुछ ऐसी विकृतियां हैं या कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस हैं जिनमें सडन कार्डियक डेथ हो सकता है अगर उनका समय से ट्रीटमेंट ना किया जाए। तो अगर एडल्ट एज ग्रुप की बात करोगे आप, 18 ईयर ओल्ड, तो हमेशा से इंडिया में जो हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट का एज है वो बाहर के देशों से कम है। मैं मसलन एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर यूरोप में हार्ट अटैक का एवरेज एज 45 ईयर है तो इंडिया में 35 ईयर है। अब अगर एवरेज 35 होगा
तो उसके कुछ एक्सट्रीम में 25-22 साल के लोग भी आएंगे। तो ऐसा इसलिए होता है कि या तो उनके अंदर कोई आनुवांशिक समस्या होती है, या लाइफ स्टाइल उनका ऐसा होता है कि उनको हार्ट की बीमारियों के लिए प्रेडिस्पोज करता है। तो इसी वजह से हार्ट अटैक होता है। बिना किसी रिस्क फैक्टर के कम एज में हार्ट अटैक होना अनयूजुअल है, नहीं होता। जिनको भी होता है उनको कुछ ना कुछ समस्या होती है, या तो वो ऐसी समस्या है जिसका कोई लक्षण नहीं है। जैसे अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको कोई लक्षण नहीं होगा, लेकिन हार्ट की बीमारी होती रहेगी जिसका टेस्ट नहीं करते। और आम तौर पे हम यंग एज में कोई टेस्ट भी करके देखते नहीं कि हमारा स्वास्थ्य कैसा चल रहा है, वो इंडिकेटेड भी नहीं है। आमतौर पे हम हार्ट की बीमारियों के लिए अपनी जांच तभी करते हैं जब हम 30+ होते हैं, 40+ होते हैं। तो हो रही है घटनाएं, बढ़ी नहीं है पहले से, ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। और सबको नहीं होती, ये अश्योर कर सकता हूँ, उन्हीं को होती है जिनको हार्ट की बीमारी होने के कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, चाहे वो पहचान लिए गए हो या फिर पहचाने ना गए हो। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि पहले मतलब जब हमारा स्कूल कॉलेज का टाइम था तो हम सुनते थे कि जो हार्ट अटैक अगर किसी को आ रहा है तो वो कम से कम 50-60 साल की एज तक पहुंच चुके हैं जी। कम उम्र में बहुत ही कम सुनने को मिलता था। जी। मतलब हमने तो शायद लगभग सुना ही नहीं, जी। लेकिन हो सकता है कि होता भी हो, लेकिन सुनने को बहुत कम मिलता था। ये एक एज के बाद ही, और अब ये किसी भी एज में हो जा रहा है। हाँ, कई चीजें हो रही हैं। जैसे आज के जमाने में घटनाएं प्रकाश में जल्दी आती हैं, पहले भी होती होंगी। हमारे पास इतना मीडियम नहीं था कि हर इवेंट हर आदमी के पास पता चल जाए कि ऐसा हो रहा है। दूसरी चीजें जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं कम उम्र में हार्ट अटैक होने के लिए, वो लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं। जो हार्ट अटैक होने के रिस्क फैक्टर हैं वो कम उम्र के लोगों को हो रहे हैं। शुगर कम उम्र के लोगों को हो रहा है, प्रेशर कम उम्र के लोगों को हो रहा है। एवरेज हर आदमी जो कम उम्र में हार्ट अटैक का शिकार होता है वो धूम्रपान करता है, स्मोकर होते हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं हार्ट की बीमारियों के होने के लिए। स्मोकिंग तो इसका बहुत बड़ा कारण है ही। मुझे लगता है कि सबसे सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, अगर आप 30 साल के से कम उम्र में किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है स्मोकिंग। सबसे बड़ा रीजन जो होगा वो कहीं ना कहीं स्मोकिंग ही स्मोकिंग होगा। होगा, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल होगा। क्योंकि हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देख रहे हैं, जब भी हार्ट अटैक का कोई मरीज आता है, तो जैसे आप जानना चाहते हो, हम भी जानना चाहते हैं। हम इसलिए जानना चाहते हैं कि दोबारा इनको ना हो, तो हम क्या प्रिवेंट कर सकते हैं होने से। तो हमको रिस्क फैक्टर पता करना होता है। तो हम रिस्क फैक्टर प्रोफाइल करते हैं मरीज का, पूछते हैं कि ये बीमारी है कि नहीं, या ये आपके लाइफ स्टाइल में ये चीज़ है कि नहीं। तो आमतौर पे स्मोकिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर इन यंगर एज ग्रुप। दूसरा, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी रहता है कभी कभी, अगर स्मोकर नहीं हो तो वो इनहेरिटेड होता है, माता पिता को है, उतना इंटेंस नहीं है, बच्चे को इंटेंस हो सकता है। जिसका ब्लड कोलेस्ट्रॉल 10-12 साल की उम्र से ही बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो 30 साल में हार्ट अटैक हो सकता है। अच्छा सर, जैसे अभी हमने बातचीत करी कि बच्चों के लिए भी कि उनको भी कम उम्र में इस तरह की दिक्कतें देखनी पड़ रही हैं, तो जिनकी फैमिली हिस्ट्री में है, जैसे कि आपने बताया कि मैक्सिमम चांस हैं कि वो उनकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी होगी, तो जिनको पता है कि उनको उनकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कुछ है, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है कि वो अपने बच्चों के ऊपर क्या ऐसा ध्यान दें कि जिससे वो इससे बचा सकें उनको? बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आपने। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फैमिली हिस्ट्री कहते किसको है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हार्ट अटैक होने के कुछ रिस्क फैक्टर है, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आज के डेट में भी एज है। तो हम ऐसा मानते हैं कि पुरुषों में 50 साल की उम्र के बाद हार्ट अटैक होता है, और महिलाओं में 60 साल की उम्र के बाद हार्ट अटैक होता है। अगर किसी के पिता को 50 साल की उम्र से पहले हार्ट अटैक हुआ है, माता को 60 साल की उम्र से पहले हार्ट अटैक हुआ है, तब हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है। अब अगर ऐसा हुआ है तो हम उनके सारे बच्चों की प्रोफाइलिंग करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज। हम कम से कम उनका ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल करते हैं, या 2-4 जो नए टेस्ट आए हैं वो करके हम देखते हैं कि इनमें भी कहीं वो रिस्क फैक्टर है कि नहीं। और मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा। आमतौर पे हम फैमिली हिस्ट्री को इनहेरिटेंस से जोड़ते हैं, कि उनके अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होगा जो बच्चों में ट्रांसमिट होगा।
तो देखिए, एक फैमिली सिर्फ जीन शेयर नहीं करती, वो एक इन्वायरमेंट भी शेयर करती है। एक फैमिली में एक तरह का खाना बनता है। बिल्कुल। अगर एक फैमिली में एक आदमी इनएक्टिव है तो सारे ही लोग इनएक्टिव होंगे। कोई फिटनेस फ्रीक है तो सारे लोग ही फिटनेस फ्रीक होंगे। तो वो शेयर्ड इन्वायरमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप किस तरह से खाना खा रहे हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, और ऑफ कोर्स जो जीन्स आप शेयर कर रहे हो अपने पेरेंट्स से वो कैसे हैं। तो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री हम ये कहते हैं कि 50 साल से कम उम्र में पिता को और 60 साल से कम उम्र में माता को अगर हार्ट अटैक है तो आपको एक डॉक्टर से मिलके अपना उनको बताना है कि हमको एक टेस्ट करके देखना है कि मुझे हार्ट अटैक के लिए कोई रिस्क फैक्टर है कि नहीं। हालांकि अगर जो कार्डियोलॉजिस्ट आपके माता पिता का इलाज कर रहे होंगे वो आमतौर पे बच्चों का प्रोफाइल कर लेते हैं अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है तो, और करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। क्योंकि देखिए, आज हमारे पास इलाज के तरीके बहुत ज़्यादा हैं और बहुत एडवांस हैं, बट फिर भी हमको हमारा जो काम है वो बीमारी को होने से रोकना है, प्रिवेंशन है। तो डेफिनेटली एक प्रिवेंशन का कंपोनेंट हर डॉक्टर के अंदर रहता है जो ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा सर, जैसे कुछ लोग तो जानते हैं कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में अंतर क्या है जी लेकिन हमारे शायद बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे। जी जी तो थोड़ा सा आप इसको वो डिस्क्राइब कर दीजिए। बिल्कुल FAQ है, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। तो देखिए, वो दोनों सिनोनिमस नहीं है, दोनों सेम नहीं है। हार्ट का काम है हमारा जो हार्ट का काम है पंप करना और शरीर के सारे अंगों को ब्लड पहुंचाना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ऐसा हार्ट इसलिए कर पाता है क्योंकि वो हमेशा धड़कता रहता है, पंप करता रहता है। तो किसी वजह से अगर ये पंपिंग अचानक से रुक जाए तो उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। ठीक है। हार्ट अटैक क्या होता है कि हार्ट को काम कर रहे हैं हार्ट लगातार, तो उसको भी ब्लड चाहिए, और 3 आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। अगर उनमें से किसी एक आर्टरी में या एक नस में अचानक से 100% ब्लॉकेज आ जाए तो हार्ट का वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा, उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट अटैक के टाइम हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से ही नहीं होता। कई रीजंस होते हैं कार्डियक अरेस्ट के। जैसे आपकी धड़कन बहुत तेज हो गई, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। और आमतौर पे जो सबसे कॉमन कॉज होता है वही होता है धड़कन बहुत कम हो गई, किसी वाल्व में अचानक से सिकुड़न आ गया, खून का कोई थक्का आपके शरीर में बना हुआ है जो हार्ट के किसी नस में जाके ब्लड के फ्लो को अचानक से रोक दिया। इन सब वजहों से कार्डियक अरेस्ट होता है और ये ड्रामेटिक होता है। अचानक से जो हम व्हाट्सएप पे देखते हैं कि डांस कर रहा था गिर गया, घोड़े पे जा रहा था गिर गया, मेडिकल स्टोर पे दवाई ले रहा था गिर गया, इसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं क्योंकि इसके प्री मॉनिटरी सिम्टम्स नहीं हो सकते। और बाय डेफिनेशन भी कार्डियक अरेस्ट का डेफिनेशन है कि सिम्टम शुरू होने के 1 घंटे के अंदर किसी की डेथ हो जाए तो इसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो ये अरेस्ट हुआ जो हार्ट अटैक के अलावा भी कई रीजन से हो सकता है। हार्ट अटैक जैसा मैंने बताया कि हार्ट के एक नस में खून का बहाव अचानक से रुकने से होता है, उसमें छाती में तेज दर्द होता है, उल्टी होती है, हॉस्पिटल पहुंचते हैं मरीज, और 90 से 95% लोग ठीक हो जाते हैं। उनका ट्रीटमेंट होता है, ठीक हो जाते हैं। अनट्रीटेड लोग भी ठीक हो जाते हैं। तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट अलग अलग चीजें हैं। हार्ट अटैक के बाद कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, लेकिन धड़कन तेज होने के बाद भी हो सकता है। वाल्व में अचानक से कोई ब्लॉकेज आया तब भी हो सकता है हार्ट अटैक। मतलब कार्डियक अरेस्ट में जो है बचने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। ना के मतलब अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखो तो कार्डियक अरेस्ट हम 2 सेटिंग में डिवाइड करते हैं, इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट एंड आउट ऑफ द हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट। तो इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट में सर्वाइवल का जो रिपोर्टेड प्रिवेलेंस है वो 9 से 11% है। आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट में सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं। रीजन ऐसा बाहर ज्यादा है, बाहर ज्यादा है। देखिए, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर सारे इक्विपमेंट मौजूद हैं, तब भी सर्वाइवल के चांसेस कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आदमी अस्पताल में भर्ती है उसको पहले से ही कोई ना कोई बीमारी होगी, और ये क्रिटिकली इल पेशेंट्स को होता है, जिनको गुर्दा खराब है, कोई कैंसर है, उनको हो रहा है, तो उनके सर्वाइवल के चांसेस कम होंगे।
आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट में सर्वाइवल के चांसेस करीब करीब इन द बॉल पार्क ऑफ 20% रहता है, क्योंकि वो हेल्दी होते हैं। और एक चीज जो आजकल बहुत प्रमोट किया जा रहा है, उसको हम बायस्टैंडर CPR बोलते हैं, कि अगर इनिशियली कोई आदमी गिरा हो और उसका CPR कोई पास करा हुआ आदमी करे, तो सर्वाइवल के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि धड़कन रुकती है। तो CPR के जरिए हम बाहर से इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं कि खून का बहाव रुके नहीं, वाइटल ऑर्गन्स को खून जाता रहे, और इस बीच अगर कोई मेडिकल हेल्प अवेलेबल हो गई तो हो सकता है कि मरीज बच जाए। मतलब ये बाहर ज्यादा चांसेस फिर ये मतलब सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है, ये काउंटर इंट्यूटिव है लेकिन ज्यादा है। ये बात सही कही। अच्छा सर, एक चीज और है, हमारे को इनसे बचने के लिए अपना लाइफस्टाइल कैसा रखना चाहिए? मेरे ख्याल से ये आपका जो सवाल है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और शायद मैं इसीलिए इस पॉडकास्ट में आया। तो देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आज हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं और हमारे एल्डर जनरेशन में ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप अपने लाइफ स्टाइल को अपने एल्डर से कंपेयर कर लो। आप दिन भर में 3000 स्टेप भी नहीं चलते। आपके जो एक जनरेशन ऊपर वाले लोग थे, वो गाड़ी पकड़ने के लिए भी 2 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे। बिल्कुल। हमारा खान पान आज के डेट में क्या है, हम फूड डिलीवरी ऐप से खाना ऑर्डर करते हैं। हर चीज हमारे को हमारे हाथ में घर पे ही चाहिए, तो उसके कुछ बुरे असर भी होंगे। लाइफ स्टाइल को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा खान पान, और दूसरा होती है हमारी फिजिकल एक्टिविटी, कि आप फिजिकली कितना एक्टिव हैं। तो अगर आप मुझे पूछोगे कि खाने को हेल्दी कैसे बनाएं, तो एक मोटा मोटी ऐसे हेल्दी बना सकते हो आप कि आप अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन से रिप्लेस करो। जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, और प्रोटीन बहुत कम है। और अगर आप रोज रोज यही खाना खाओगे तो बाद में पहले डायबिटीज होगा, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, फिर हार्ट की बीमारियां होंगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई आदमी सुबह में चपाती खा रहा है, दिन में दाल चावल खा रहा है, रात में चपाती खा के सो जा रहा है, तो वो दिन भर में 10 ग्राम प्रोटीन भी नहीं ले रहा। और उसके हर आदमी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट करीब करीब 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है। तो अगर 60 किलो का आदमी है तो 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें प्रोटीन तो बहुत ही कम है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, फैट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो वैसे भी आप कम लेते हो। हम हमेशा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट के पीछे पड़े रहते हैं। फैट हमारे खाने का बहुत छोटा प्रोपोर्शन है, जो सबसे बड़ा प्रोपोर्शन है वो कार्बोहाइड्रेट। तो आप सबसे पहले अगर आप फूड को हेल्दी बनाना चाहते हो तो आप अपने फूड में कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन से रिप्लेस करो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप चपाती खाते हो तो मूंग दाल का चीला खाओ। अगर आप वेजिटेरियन हो और आपको प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए दिन के एक खाने में पनीर या सोयाबीन खाना पड़ेगा, क्योंकि पनीर के 100 ग्राम प्रोटीन में 100 ग्राम पनीर में 20 ग्राम प्रोटीन होता है, और 100 ग्राम सोयाबीन में 50 ग्राम प्रोटीन होता है। 100 ग्राम सोयाबीन आप खा नहीं सकते हो एक दिन में। सही बात है। तो आप ऐसा करो, आप ये आपके घर में आप कर सकते हो, गूगल पे अवेलेबल होती है सब कुछ, न्यूट्रिशनल कंटेंट क्या होता है। तो आप फूड को हेल्दी बनाने का जो पहला तरीका आपको करना है कि आप अपने कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन से रिप्लेस करो। पहला ये हुआ। दूसरा, आपको दिन भर में हर आदमी को 300 ग्राम सब्जी खानी है जिसमें आलू ना हो। आलू ना हो, बहुत सिंपल है ये। तो ग्रीन वेजिटेबल ही लोगे आप। बिल्कुल। और दिन भर में आपको कोई भी सीजनल फ्रूट जो इजीली अवेलेबल हो, सस्ता हो, 100 ग्राम खाना है। आपको किसी मल्टीविटामिन का टैबलेट की जरूरत नहीं है। ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट और विटामिन के रिक्वायरमेंट को पूरा कर देंगे। और अगर आप अपने कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन से रिप्लेस करोगे तो आप बहुत सारी चीजों से बच सकते हो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मिडिल एज वेट गेन।
हम इंडियन जो होते हैं इनको स्किनी फैट बोलते हैं। इनके बॉडी में मसल नहीं होता और शर्ट पहना रहेगा बिल्कुल फिट लगेगा, और उसका वेस्ट सरकमफेरेंस मेजर करोगे 38 इंच होगा। यहीं से शुरू होती है हार्ट की बीमारियां। तो अगर आप वेस्ट सरकमफेरेंस मेजर करो, जहां पे आपका नाभि है वहां आप 1 इंची टेप लेके मेजर करो और अपना हाइट मेजर करो। अगर आपका वेस्ट सरकमफेरेंस आपके हाइट के 50% से ज्यादा है तो आप अनहेल्दी हो, आप देखने में कितने भी फिट लग रहे हो। तो सबसे पहला जो हार्ट की बीमारियां या शुगर और ब्लड प्रेशर शुरू होता है वो 30 साल के उम्र में आदमी, जैसे उसके आप देखोगे पेट में मिड पार्ट ऑफ द बॉडी में फैट का डिपोजिशन शुरू हुआ और वहीं से उसका शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक के रास्ते पे वो चल निकला। ये बहुत आपने आसान तरीके से बता दिया कि आप स्वस्थ हैं या नहीं है पता करने के लिए। आपको लग रहा है अरे मुझे हार्ट अटैक क्यों हो गया, आप नहीं हेल्दी हो, आपको लग रहा है, आप कुछ इजी मेजरमेंट्स करके देख सकते हो। और मैं आपको बता रहा हूँ जो हार्ट अटैक का मॉडल है वो बिल्कुल साइंटिफिक और मैथमेटिकल है। मुझे अगर कोई बोले कि अब उसको हार्ट अटैक हो गया, मुझे यकीन नहीं होता, मुझे लगता है कोई ना कोई रिस्क फैक्टर होगा, क्योंकि मैं मैं हर 3-4 हार्ट अटैक के मरीज को रोज देख रहा हूँ, उनको कोई ना कोई रिस्क फैक्टर है। तो रिस्क फैक्टर कम रखने के लिए पहला चीज जो मैंने बताया कि आप अपने खाने को कैसे चेंज करोगे। दूसरा चीज है फिजिकल एक्टिविटी। तो अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप कम से कम 6 से 8 हजार स्टेप दिन भर में चलो। ये चलना, आप कितना भी बिजी हो, किसी भी कंपनी के सीईओ हो, आप ये कर सकते हो, ये डुएबल है। 6 से 8 हजार कदम 6 चलना ही से चलना 8 हजार स्टेप चलना। हर फोन में स्टेप काउंटर है, आप काउंट कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप करके देखना, आप नहीं करते हो, नहीं चलते हो, आप फोन में देख लो, वो ऐप डाउनलोड करके। अगर आजकल सबके पास है तो 6 से 8 हजार स्टेप चलते हो आप। और खाना जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन से रिप्लेस करो, और अगर थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर सकते हो तो बहुत इजीली एप्स अवेलेबल हैं जिससे आप अपने एज और वेट के हिसाब से अपना कैलोरी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आपका डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट 2200 किलो कैलोरी है, आप कोशिश करो कि 2000 किलो कैलोरी के आसपास रहें, 100-200 कम। तो आपके मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी में फैट का डिपोजिशन नहीं होगा, वो अपने आप ही कम होना शुरू हो जाएगा। और बेस्ट एक्सरसाइज है वॉकिंग। वॉकिंग इसलिए बेस्ट एक्सरसाइज है क्योंकि आप इंटरनेशनल फ्लाइट में भी वॉक कर सकते हो। फिर आपके पास ये कहने को नहीं रहेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूँ, गाड़ी से आता हूँ, वो गाड़ी से 1 किलोमीटर पहले उतर जाता है ताकि चल सकूं। 5 मिनट लेट पहुंचूंगा कोई बात नहीं है, लेकिन 1000 स्टेप हो जाएंगे। उसके लिए तो 5 मिनट आप जल्दी भी निकल सकते हैं घर से निकल सकते हैं, टाइमली पहुंच जाएंगे। लेकिन ये है कि आपका कम से कम थोड़ा सा वॉक तो हो गया। वैसे ही आप कर। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप गाड़ी से आ रहे हो, घर पहुंचने से 1 किलोमीटर पहले उतर जाओ, वहां से पैदल चलो। तो 6 से 8 हजार स्टेप आप, और कोशिश करो कि खाना खाने के बाद तो चलना है। वो ज्यादा जरूरी है। दिन में जब भी आप खाना खा रहे हो, क्योंकि तभी आपके बॉडी में कैलोरी एक्सेस होता है। उस एक्सेस कैलोरी को आप मसल्स आपके खा जाएंगे ग्लूकोज जब आप चलोगे तो आप उसके बाद तो चलो। अगर आप दिन भर में 6000 स्टेप कर रहे हो तो ऐसा करो ना कि 3-3 घंटे में 1000 स्टेप करने हैं या 1500 स्टेप करने हैं, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो। और ये रूल बना लो कि जब भी मैं कुछ खा रहा हूँ तो थोड़ा टहल लूं 4-5 मिनट। तो आपके बॉडी में एक्सेस कैलोरीज का एक्सेस कैलोरी नहीं होंगे और वो सारे नियंत्रित रहेंगे। ये सारी बीमारियां लाइफ स्टाइल बीमारियां। अच्छा सर, इसमें जैसे आपने बताया कि वॉक करना और जो चलने के लिए आपने बताया कि इतने कदम आपको 6 से 8 हजार कदम चलने हैं। हाँ, देखो ये कोई माइलस्टोन नहीं है। अगर आप डेली 2000 चल रहे हो तो आपके लिए 4000 ही ज्यादा हो गया। पहले 2 को 4 करो, फिर 8000, तो धीरे धीरे आप जो है आइडियल कम से कम इतना 8000 10,000 स्टेप आइडियल है ये। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि हमने कई बार लोगों से सुना है कि कई बार बोलते हैं कि आप नॉर्मल स्पीड में चल रहे हो तो इसका कोई फायदा नहीं है, इसमें इतनी स्पीड कम से कम रखो कि आपको पसीना आ जाए, या थोड़ा मतलब ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन रहता है कई लोगों में। ठीक है, देखिए अगर आप चलना कैलोरी बर्न करने के लिए कर रहे हो
तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जब भी आप कैलोरी बर्न करते हो तो आपके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो बर्न होती है, या तो कार्ब्स बर्न होंगे या फैट बर्न होगा। तो अगर आप धीरे धीरे चलोगे तो आप कम कैलोरी बर्न करोगे, लेकिन प्रोपोर्शनेटली वो कैलोरी फैट से ज्यादा बर्न होगी। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अगर आप 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हो तो 1 घंटे में आपने मान लो 200 कैलोरी बर्न करी। उस 200 कैलोरी में 140 कैलोरी फैट से जाएगा और 60 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से जाएगा। अगर आप 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हो तो उस टाइम पे आप 300 कैलोरी बर्न करोगे, लेकिन उस 300 में 180 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से जाएगा और 120 कैलोरी फैट से जाएगा। आपका गोल है फैट लॉस, तो आप किसी भी तरीके से चल रहे हो वो आप कैलोरी बर्न कर रहे हो। अगर आप एग्जर्ट नहीं कर रहे हो तो प्रोपोर्शनेटली फैट ज्यादा बर्न कर रहे हो। एग्जर्ट करोगे, मसल को ग्लूकोज चाहिए। इंस्टेंट एनर्जी का जो सोर्स है वो ग्लूकोज है। तो अगर आप फास्ट चलोगे तो ग्लूकोज बर्न करोगे, ज्यादा कैलोरी बर्न करोगे। लेकिन स्लो भी चल रहे हो मतलब तो भी फायदा ही है। हाँ, मतलब उसमें नुकसान कहीं भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मतलब एक लोगों ने कुछ एक मिथ बना लिया था कि अपन हम तेजी चलेंगे तभी कुछ फायदा होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब मैंने कई लोगों से बात करी और काफी बार मैंने सुना भी है कि इतना तेज चलना चाहिए, वॉक इतना करना चाहिए कि पसीना आने लग वो जाए। अगर वो हम उसको बोलते हैं जिसको एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो रखा है, मतलब जिसको हार्ट की बीमारी हो रखी है, तब हम बोलते हैं कि 40 मिनट में 4 किलोमीटर चलो। मैं प्रिवेंटिव बात कर रहा हूँ। मतलब ये ज्यादा अच्छा ये है कि आप आराम आराम से चलो, लीजर वॉक करो अगर आपके पास टाइम है तो आप ऐसे सोचो, अगर दिन भर में 6000 स्टेप आपको करने हैं तो आप लीजरली करोगे तो वो 6000 नहीं होंगे। तो इसलिए लोग फास्ट फास्ट चलते हैं, लेकिन अगर लीजरली भी वॉक कर रहे हो दैट इज प्रोडक्टिव फॉर श्योर। अच्छा सर, आपके अभी तक की जो यात्रा में कोई ऐसा केस जो आपको हमेशा याद रहा है जिसमें आपको मतलब काफी टफ सिचुएशंस भी देखनी पड़ी? हाँ, ऐसा कोई केस वो थोड़ा सा बताइए। देखिए मैं हर केस को, मैं किसी भी केस को इजी नहीं समझता। तो जो केस करना होता है मैं होमवर्क करके जाता हूँ, और शायद सारे डॉक्टर यही करके जाते हैं। बिल्कुल। कई पेशेंट ऐसे होते हैं, आपको याद आमतौर पे वो केसेस रहते हैं जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। कोई प्रोसीजर कर रहे हो, कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो फिर वो आपको बहुत दिनों तक डिस्टर्ब भी रखता है। अगली बार वो केस करने से पहले आपको बहुत डर लगता है। और तो इसी तरह के केसेस हैं जो दिमाग में रहते हैं और याद रहते हैं, जिनको कुछ प्रॉब्लम हुआ प्रोसीजर के टाइम पे, और बाद में उसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हुए, दोबारा से वो केस करने से पहले बहुत डर लगा। तो एक दो केसेस ऐसा था आम। और प्रॉब्लम क्या होती है कि अभी मैं उस एस्पेक्ट को छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन डॉक्टर पेशेंट मिसट्रस्ट भी ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है। तो वो अभी आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं कि अगर कुछ हो गया अनफॉर्चुनेटली तो आपको दूसरे तरह के प्रॉब्लम ज्यादा होने लग जाएंगे। वो भी एक बड़ी दिक्कत है। बहुत बड़ी दिक्कत है। वो तो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है जिसमें हम अलग से बात कर सकते हैं। बट एक जो मैं अभी हाल फिलहाल में बता सकता हूँ कि एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसको हार्ट की समस्या थी। तो जब उसके हस्बैंड को पता चला तो हस्बैंड ने उसको निकाल दिया घर से। कि तुमने शादी से पहले बताया नहीं कि तुमको हार्ट की समस्या है, क्योंकि उस हार्ट की जो समस्या थी उसके साथ डिलीवरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। तो वो हमारे पास आई फिर। तो अब प्रेगनेंसी में कोई प्रोसीजर करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बिल्कुल सर। क्योंकि आप इतने स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो। एक तो प्रेगनेंसी से जैसे पेट फूला हुआ है तो ये जो डायफ्राम इसको बोलते हैं वो पुश्ड अप हो जाता है, तो हार्ट का पोजीशन भी थोड़ा चेंज हो जाता है। बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे तो लगभग सारे ऑर्गन्स की पोजीशन चेंज हो जाती है। दूसरा, अगर कुछ हुआ तो आप दो जान के साथ खेल रहे हो। बिल्कुल। तो आपका जो
जो पनिशमेंट होगा वो ऑलमोस्ट डबल होगा। तो ये एक दिक्कत है। तो उसकी हार्ट की वाल की हमने सर्जरी करी थी, ठीक ठाक से हो गया था, लेकिन वो काफ़ी याद रहता है क्योंकि बहुत स्ट्रेस्ड आउट था वो प्रोसीजर, और मेंटली बहुत प्रिपेयर होना पड़ा कि ये करना है। तो ऐसे केसेस होते रहते हैं। अच्छा सर, ये तो मतलब एक मेंटल प्रेशर को बढ़ा ही देता है। बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपके जॉब में, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो वीआईपी कल्चर को आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, जब मतलब तक मैं मतलब आपको अभी बीच में फिर से रोक रहा हूँ जी, कि वीआईपी कल्चर के बारे में मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि बीच में एक चर्चा आई थी कि आपने इस्तीफा भी दे दिया था शायद। देखिए, जब से जब मैं दून हॉस्पिटल में काम करता था, तो मैं ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं थी। हम्म, ऑपरेशन होने के लिए एक कैथ लैब होना चाहिए, बिल्कुल। तो कैथ लैब नहीं था। तो लोगों को ये पता नहीं था कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो ओपीडी आप करोगे, आपको लोगों को पता नहीं है कि आप कितना इम्पोर्टेंट काम कर सकते हो। तो फिर आप ये बेकार की चीज़ों में आप कर सकते हो, यहाँ जाओ वीआईपी ये वो। जब से हमने वहाँ सर्जरी करनी शुरू करी, तो मेरे ख्याल से ऐसी समस्या बाद में हुई नहीं। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बहुत सपोर्टिंग है हमारा दून हॉस्पिटल। और नॉट ओनली दून हॉस्पिटल के लोग भी, बहुत लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। ये सपोर्टिंग तो है यार, हम हाँ, तो बहुत सालों से देख रहे हैं। हाँ, और हमारे को कभी कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है तो वहाँ पे सपोर्ट के लिए हमेशा लोग रहते रहते हैं। हैं। हाँ, तो सरकारी सिस्टम में कुछ तो दुश्वारियां हैं वहाँ की, हम्म, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हैं, जिसमें से एक है कि आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। दूसरा, मरीजों को आपको पर मिसट्रस्ट नहीं होता। उनको कभी ये नहीं लगता कि आप अनइंडिकेटेड प्रोसीजर कर रहे हो, या फिर जो जिस प्रोसीजर की जरूरत नहीं है वो कर रहे हो। बाहर में आपको बहुत फेस करना पड़ता है। तो सरकारी हॉस्पिटल में सेटिस्फैक्शन बहुत है काम करने का, जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत है। आमतौर पे वहाँ पे वैसे ही मरीज आते हैं जो काफी मतलब हम्बल बैकग्राउंड के होते बिल्कुल। हैं, तो उनको सर्व करना भी थोड़ा अच्छा लगता है। और वीआईपी कल्चर शुरू में तो मैं परेशान था उससे, लेकिन बाद में लोगों को भी लग गया कि ये रेबेलियस है कुछ करेगा तो अब उतनी उतनी दिक्कत नहीं होती। मतलब थैंक जो गॉड। दिक्कतें थी वो खत्म हो चुकी हैं। करीब करीब, हाँ। अच्छा। और अब मैं बुरा भी नहीं मानता इतना, जो पहले मानता था। नहीं, देखिए, दिक्कत ये है कि अनशेड्यूल्ड हॉस्पिटल से गायब होना मेरे लिए कई लोगों का परेशानी का सबब बनता है। बिल्कुल सर। मैं आपको बता रहा हूँ, हम हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में भी हमारे गूगल कैलेंडर है। मुझे पता है कि 12 तारीख को टिहरी से कौन मरीज ऑपरेशन कराने के लिए आएगा, या 15 तारीख को कौन सा मरीज जोशीमठ से आने वाला है। तो अचानक से अगर मैं गायब हो जाऊं तो ऐसे मरीज सफर कर जाते हैं। तो ये भी एक रीजन होता है। और तो मैं अ, अब क्या कर सकते हैं आप। अब कुछ तो चीजें हैं ही सर, चल अब चल चलती है। उनसे अब पीछा नहीं लेकिन छुड़ाया जा लेकिन सकता। लेकिन अब मतलब एक ऊपर से एक अनसेड रूल है कि अनलेस प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट नहीं आए तो आप मेरी वीआईपी ड्यूटी नहीं लगा सकते। एक ये अनसेड रूल है ये। और ये एक अच्छी चीज है। अच्छी चीज है कि अगर इनकी ड्यूटी लगेगी तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की। मेरा पहले कहने का मतलब ये था कि अगर उत्तरकाशी में आप मुझे भेज रहे हो कार्डियोलॉजिस्ट, वहां वीआईपी को हार्ट अटैक हो गया, मैं क्या करूंगा वहां पे। हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट तो मैं ऑपरेशन थिएटर में कर सकता हूँ ना। सही तो बात है। मेरी ड्यूटी ऑपरेशन थिएटर में लगाओ ना, कि भैया कोई 24 घंटे में आए तो तुमको ऑपरेशन करना है। एम्बुलेंस में क्या कर लूंगा मैं। कुछ नहीं। वो तो सर, वो तो दूसरा आदमी भी कर सकता है। वो कोई भी कर लेगा, वो तो जो हाँ, तो जिसको मेरा थोड़ी सी मैं भी ट्रेनिंग मिली हो। मतलब मैं लॉजिकली ये बात बोलता था कि ऐसा आप क्यों नहीं समझते हो। तो अब वो दुश्वारियां बहुत कम है थैंकफुली। चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हाँ। मैं देखिए, एक एक तो मैं आदमी भी थोड़ा ऐसा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा बेकार की चीजें, नो नॉनसेंस आदमी इस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अब सबको लगता है कि छोड़ो यार इसको बवाल करेगा तो बेकार की बातें ना करो। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि अभी जैसे हमारे चर्चा चल रही थी कि हमें कितना वर्कआउट करना चाहिए, जी, कितना हमें चलना चाहिए। जी, अब कुछ टाइम पहले हमने कुछ ऐसे लोगों के बारे में सुना, शायद हो सकता है आपने भी सुना होगा, कि योगाचार्य हैं और योगा
किया और उसके थोड़ी देर बाद ही उनको कार्डियक अरेस्ट आया और वो वहीं पे उनका देहांत हो गया। ऐसी एक जिम ट्रेनर के बारे में सुना कि जिम में जो है एक्सरसाइज करते हुए और जो सालों से कर रहे हैं उनके साथ ऐसा हुआ। एक हमारे बिजनेसमैन थे जो काफ़ी लंबे समय से जो है अपना फिजिक्स के ऊपर बहुत ध्यान देते थे, रोज आना दौड़ना, जिम जाना, सब मतलब फिजिकली बहुत ही फिट। और ये कुछ इस तरह के लोग जिनको देख के दूसरे लोग अपने आप को इंस्पायर करते थे इनसे कि अच्छा ऐसा हो जाए तो हम ऐसे बन जाए तो जो बहुत बढ़िया होगा। और इन लोगों के साथ ऐसा हुआ कि एकदम से देखिए पहले योगा के बारे में बात कर लेता हूँ। कई लोगों को जब मैं अपने ओपीडी में बताता हूँ कि आपको थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करना है तो वो बोलते हैं कि मैं योगा करता हूँ। तो पहले तो आप ये जान लो कि योगा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, योगा स्ट्रेचिंग है। जब आप जिम में अपने मसल्स का एक्सरसाइज करते हो उसके बाद स्ट्रेचिंग करते हो तो योगा स्ट्रेचिंग है, वो फिजिकल एक्टिविटी, उसमें आपका हार्ट रेट नहीं बढ़ता। तो पहला तो वो योगाचार्य जो हुआ उसकी उनके बारे में बता कि अगर वो डेफिनेटली योग करते होंगे फिर भी वो फिजिकली एक्टिव नहीं होंगे। दूसरा मैं आपको एक चीज बता दूं, हार्ट अटैक किसी को भी हो सकता है, ठीक है। हार्ट अटैक होने का जो मैकेनिज्म है वो ऐसा है कि वो अनप्रिडिक्टेबल है। और अगर आप बिल्कुल फिट हो, जैसे आपने जिम ट्रेनर की कर ली, अब आपने कुछ ऐसा काम किया कि आपके वो बहुत फिट आदमी भी स्मोकिंग कर सकता है, पहले तो आप ये जान लो। वो मैंने कई लोगों को देखा है कि वो वर्कआउट करके जस्ट बाहर निकलते हैं और सिगरेट पीते हैं। तो कोई ना कोई रिस्क फैक्टर होगा जो हमको पता नहीं है, जिसके बारे में हमको पता नहीं है। अगर हम उनका आज के डेट में तो आप प्रोटियोमिक्स कह रहा है, जीन को तो जीन के बाद भी हम आगे आ गए कि वो जीन कौन सा प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है उसको प्रोफाइल कर सकते हैं। तो कोई ना कोई रिस्क फैक्टर उनको होगा। और एक आदमी को अगर फिजिकली फिट आदमी को हार्ट अटैक हो रहा है, आप देखो कि अगर 100 फिजिकल फिट आदमी है उसमें से कितने को हार्ट अटैक हो रहा है और 100 फिजिकली अनफिट आदमी में कितने को हार्ट अटैक हो रहा है। डेफिनेटली हार्ट अटैक का प्रोपोर्शन फिजिकली अनफिट आदमी में ज्यादा होगा। एक एक्सेप्शन से रूल चेंज नहीं होते हैं। तो वो इक्का दुक्का घटनाएं हो सकती है, लेकिन अगर आप 100 फिट लोगों को देखोगे और 100 अनफिट लोगों को देखोगे तो मेरे ख्याल कोई ना से कोई छुपा कारण उनके पीछे रहा जरूर होगा जो हमको पता नहीं है, लेकिन लोगों के दिमाग में आ गया कि इस तरह के लोग भी जो उसको हैं ज्यादा प्रसारित करते हैं लोग कि अरे जो अनफिट लोग होते हैं वो तो रोज जिम जाता था फिर भी हार्ट अटैक। और अब तो वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है, जमाना तो यहाँ है, तो मिनटों सेकंडों में जो है सेकंडों में तो वही तो देखिए अभी इस मीडिया के जमाने में अगर फॉल्स नैरेटिव या फॉल्स इंफॉर्मेशन से बचना है तो आप एनेक्डोट्स को मत देखो, स्टैटिस्टिक्स को देखो कि 100 लोग फिट लोगों में से कितने को हार्ट अटैक हो रहा है और 100 अनफिट लोगों में से कितने को हार्ट अटैक हो रहा है। तो अभी तो सोशल मीडिया ऐसा है कि आप देख रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या नैरेटिव चल रहा है, इंडिया हार गया, जेट डाउन हो गया, आप देख रहे हो ना, ये नैरेटिव सी तो है बिल्कुल ना? ये तो इसको तो रोका भी नहीं जा सकता, नहीं रोका जा सकता, ये तो होता ही रहेगा सर। अच्छा सर, दून मेडिकल कॉलेज में हैं आप और आपने बताया कि जब से वहाँ पे कैथ लैब बनी है तब से तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो अभी आपको लगता है कि वो कैथ लैब में जितनी चीजें हैं इसके अलावा भी कुछ और होना चाहिए? कितना इम्प्रूव और होना चाहिए उसको? सबसे इम्प्रूव कोई और ज्वाइन करना चाहिए। मतलब मैन पावर की दिक्कत है, हमको संसाधनों की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास ऐसे ऐसे संसाधन है जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है। संसाधनों की वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डॉक्टरों की दिक्कत है जरूर, क्योंकि और कोई डॉक्टर नहीं है। तो और कोई डॉक्टर होता तो, और अब जैसे मैं अकेला हूँ तो मैं 3 दिन ओपीडी करता हूँ, 3 दिन ऑपरेशन करता हूँ। तो जिस दिन ऑपरेशन करता हूँ उस दिन ओपीडी में कोई नहीं रहता, तो कोई और होता तो उस दिन देख लेता। हाँ, संसाधनों की कोई कमी हमारे दून अस्पताल में बिल्कुल नहीं है। और लेकिन डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी, डॉक्टर्स मतलब कार्डियोलॉजिस्ट की कमी है, जूनियर डॉक्टर तो बहुत है। मतलब ये है कि हृदय रोग विशेषज्ञ तो जो है हमारे राज्य सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो कमियां हैं उनको और दूर करे और अपने
अस्पतालों को और अच्छा मजबूत बनाए। अब तो मेडिकल कॉलेज बन चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि लोग तो अभी भी जो हैं वो ये सोचते हैं कि जैसे कुछ हुआ तो वो सरकारी की तरफ वो सबसे नहीं जाते, नहीं नहीं जाते, सबसे जाते। लास्ट में सोचते हैं। या तो हाँ जी, वो सोचेगा जो कहीं न जिसके कहीं पास कुछ नहीं है आर्थिक रूप करने से को। उसको दिक्कत है, कोई हुँ। परेशानी है, नहीं तो सबसे पहला आदमी ये सोचता है कि मैक्स कहाँ है या सिनर्जी कहाँ है या दो जो भी कोई बड़ा नहीं, वो है हमारे राज्य हॉस्पिटल। में एक अच्छी बात है, ये कि हमारे राज्य में जो आयुष्मान का इम्पैनलमेंट है, वो यूनिवर्सल है। उसको अटल आयुष्मान बोलते हैं, हुँ, कि हुँ। हर आदमी जो इस राज्य का नागरिक है, वो आयुष्मान से अपना मुफ्त इलाज करने के लिए एलिजिबल है। और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वो सुविधा मिल रही है। तो ये एक अच्छी बात है लेकिन कि अटल आयुष्मान के बारे में मैंने ये भी सुना है सर कि इसमें जो है इलाज तो मिल जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो उसके अंदर आती ही नहीं है, जो कि ज़रूरी भी हैं। कई उसमें जाँच ऐसी हैं कि वो नहीं आती हैं। हाँ, ये ऐसा कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तो हैं, बट लार्जली जैसे मैं पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता था, तो अगर इमरजेंसी में 10 मरीज हार्ट अटैक के आते थे, तो उसमें से 3 ही एडमिट हो पाते थे। क्योंकि 7 के पास 1.5 लाख 2 लाख रुपए नहीं थे। आज के डेट में वो सारे के सारे एडमिट हो जा सरकार रहे को हैं। इसके बारे में भी सोचना चाहिए मतलब। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। वो 5 लाख रुपए इस्तेमाल करने के लिए वही जाएगा जिसको जो सही में आर्थिक रूप से कहीं न कहीं कमज़ोर है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल है। और इस ये देखिए ऐसा नहीं है, अगर आपको हम फ्री बी कंट्री हैं। आपके पास ऑडी भी है और फ्री में आयुष्मान कार्ड से ट्रीटमेंट हो रहा है, आप कराओगे। हाँ, वो हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कई बार आपको बताऊं कि जो बहुत गरीब और जो बहुत नीडी लोग हैं, उनके पास वो कार्ड ही नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है अभी नहीं भी। है और मतलब उनका बन नहीं पाता, और जो थोड़ा वेल टू डू आदमी है वो कार्ड लेके घूम रहे हैं। तो ये तो सिस्टम ऐसे ही चलता है। सर कभी ऐसा हुआ है आपके सामने कि आपको लगा है कि हाँ, ये ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी कारणवश जो है उसको टालना पड़ा हो? मतलब संसाधनों की कमी की वजह से बोल रहे किसी हैं? भी कारण की वजह से? देखिए, शायद कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि दून हॉस्पिटल में इतनी आपको फ्रीडम रहती है कि आप कुछ लोगों से परमिशन लेके एकदम फ्री में भी किसी का ट्रीटमेंट कर सकते हो। उसके पास कोई कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है तब भी। तो वहाँ पे काम करने का एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, तो आप इमेंस पावर है आपके पास। मतलब हम कोई भी इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, कोई भी सर्जरी कर सकते हैं, बहुत महंगी से महंगी। और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस लेने पड़ते हैं, और वो इजिली मिल जाते हैं। मतलब मुझे एक कॉल करना है कि सर इस पे कुछ नहीं है, कर दो, कर दो। सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट नहीं हो, कहाँ होगा? ये तो तो बहुत अच्छी बात है सर कि लोग इस चीज़ को सुनेंगे तो उनको काफ़ी भरोसा होगा हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स के ऊपर। उनको भरोसा होना चाहिए। और मैं आपको एक एक ऐसी बात बताता हूँ। मेरे कार्डियोलॉजिस्ट मित्र हैं जो पहले मेरे साथ काम करते हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं। कभी कभी वो मुझे फोन करके पेशेंट भेजते हैं कि यार इसके पास कुछ भी नहीं है, तुम देख लो। तो वह जो जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, उनका बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट हम दून हॉस्पिटल में कर सकते हैं। और इसके लिए मुझे एक दो फोन करने होते हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट को, प्रिंसिपल मैडम को। इजली, जैसे मैंने जो प्रेग्नेंट लेडी की बात करी आपको, हुँ, हुँ। उसका फ्री ट्रीटमेंट किया हमने। उसके पास एक पैसे नहीं थे, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। आके ओपीडी में रो रही थी, तो फिर हम तुरंत, हमको परमिशन मिला, हमने ट्रीटमेंट और किया। मैंने तो ये भी सुना है कि आप तो अपने आप से भी बहुत हेल्प करते हैं कई मरीजों की। अगर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बहुत भ्रांतियां हैं, या बहुत सारे लोग, हम सारे डॉक्टर भी सोसाइटी से आते हैं, और एक एक पूरा परसेप्शन है कि ये बहुत मनी माइंडेड होते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप सर्जन हो ना, तो आपको खुशी ऑपरेशन करके मिलती है। डेफिनेटली बिल्कुल पैसे सर। से भी मिलती है, और पैसा बहुत जरूरी भी है। लेकिन हर आदमी एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है, ऐसा भी नहीं है। जो मुझे अंदर, सर आप ऐसे सोचो, मैं 20 साल ट्रेनिंग लेके कार्डियोलॉजिस्ट बना, तो मुझे किस चीज में ज्यादा अच्छा लगेगा? सही बात है सर्जरीज़ में। कार्डियोलॉजी का काम करके ही तो अच्छा लगेगा ना। बिल्कुल। मतलब हम एक बात बोलते हैं कि जब तक ग्लव्स में
ब्लड नहीं लगता तो डोपामिन नहीं आता अंदर तो ऐसा है वो हमको हाई देता है, एक पैक की तरह हमारे लिए वो, इस तरह से। तो सरकारी अस्पताल के बारे में लोगों की भ्रांतियां ऐसे हैं कि बहुत कुव्यवस्था है, ऐसा कुव्यवस्था हो सकती है, लेकिन अगर मैं किसी की हेल्प करना चाहूँ तो डेफिनेटली मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में उतनी हेल्प नहीं कर पाऊंगा जितनी मैं सरकारी अस्पताल में कर पाऊंगा। और सरकारी सिस्टम में लोग बहुत ही सपोर्टिव है। मतलब मैं अगर टू द लेवल ऑफ हेल्थ मिनिस्टर कि मैं एक लेटर लिखूंगा वो तुरंत अप्रूव होता है। मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती किसी का फ्री ट्रीटमेंट करने में। और ठीक है, इन्हीं सब वजहों की वजह से मैं वहाँ काम करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से अगर लोगों को इलाज मिले, बिल्कुल वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है और आपको सिस्टम वहाँ सपोर्ट करने के लिए खड़ा है। वहाँ पे भी कुछ शुल्क हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे पास एक को करने के लिए एक पेशेंट आया, उसको बाहर जाके पर्ची कटानी है। पर्ची में जो 1200-1100 रुपए का पर्ची, उस पे पैसे नहीं है तो मैं पर्ची ना कटवाऊंगा, करके रिपोर्ट दे दूंगा। अच्छा है, ऐसा है। या फिर मैं एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास भेजूंगा, फ्री लिख के भेज देंगे। वहां पे हर दिन एक डॉक्टर ओपीडी में नियुक्त रहते हैं निःशुल्क करने के लिए कि इनको फ्री करो। सर ये कार्डियो में ही है या किसी भी डिपार्टमेंट में? देखिए हर डिपार्टमेंट में तो मैं काम नहीं करता, नहीं, लेकिन मैं व्यवस्था के बारे में तो व्यवस्था के बारे में बता रहा हूँ। एक डॉक्टर वहां पे उनकी हर हफ्ते में एक ओपीडी में इसलिए बैठे रहते हैं कि उनको फ्री लिखना है पर्चे पे, कोई गया तो बहुत गरीब है फ्री लिख सकता है, या जैसे भी हो तो मतलब उनके पावर है सिचुएशन में कि वो फ्री कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, जैसे मरीजों की आप जिनकी भी आप सर्जरीज करते हैं जी, तो सर्जरी करने के बाद आप उनको क्या राय देते हैं कि वो अपना लाइफस्टाइल किस तरह का रखें? जो मैंने आपको शुरू में बताया वही सेम उनको बताता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, तो मेरे नीचे जो लोग रहते हैं उन सबको ये पता है। मतलब वो एक पूरा चार्ट बना के रटा रटाया हुआ सा है, वो रटा रटाया सा हुआ सा बात उनको बता देते हैं छुट्टी से पहले। और वो हमेशा मिलते रहते हैं। फिर जैसे ऑपरेशन हुआ तो एक हफ्ते के बाद ओपीडी में दिखाने आएंगे छुट्टी के बाद। कभी भी किसी भी टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन पे मेरे से अगर कुछ एक्स्ट्रा पूछेंगे तो मैं उनको बताता हूँ। अच्छा सर, ये जैसे एंजियोग्राफी है जी, तो एंजियोग्राफी के अलावा भी क्या हमारे पास कुछ और ऐसे वो है पता करने का कि ब्लॉकेज कितना है, कहाँ पे है, क्या कोई और साधन भी है? देखिए मैं आपको एक बहुत ही कॉमन पैरेलल्स में आम बातचीत की भाषा में समझाता हूँ। हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होगा तो हार्ट को ब्लड सप्लाई कम जाएगा। अगर कम सप्लाई जाएगा तो जब भी हार्ट का डिमांड बढ़ेगा ब्लड को ऑक्सीजन की कमी होगी। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसके लक्षण होंगे, ठीक, छाती में दर्द होगा, सांस फूलेगा, जो भी है। तो हम क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं? पहले तो वो लक्षण पता कर सकते हैं, वो बताएगा आदमी की चलता हूँ छाती में दर्द होता है। दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल टेस्ट, उसमें हम ब्लॉकेज नहीं देखते हैं, हम ब्लॉकेज का इफेक्ट देखते हैं। क्योंकि जब भी आपके शरीर में हार्ट में ऑक्सीजन की कमी होगी आपके ईसीजी में चेंज हो जाएगा, तो हम टीएमटी टेस्ट कर सकते हैं, आपको मशीन पे चलाएंगे लगातार ईसीजी में देखेंगे। ये फिजियोलॉजिकल टेस्ट हैं पता करने के लिए। दूसरा है जिसको साइंटिफिकली हम एनाटॉमिकल टेस्ट करते हैं, तो हम सीटी कर सकते हैं। जैसे ब्रेन के लिए सीटी करते हैं, पैर की नसों में ब्लॉकेज देखने के लिए सीटी करते हैं, वैसे ही सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम करके देख सकते हैं कि है कि नहीं। जो एंजियोग्राफी है वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, उसका सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी 100% है। वो हमने देख लिया तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि आपके अंदर ब्लॉकेज है या नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर कौन से मरीज को कौन सा टेस्ट लिखते हो, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को हार्ट की बीमारी होने का किस रिस्क ग्रुप में है, ये लो रिस्क ग्रुप में है, मॉडरेट रिस्क ग्रुप में है कि हाई रिस्क ग्रुप में है। वो हम 4 चीजें आपसे बात करके आपको स्ट्रेटिफाई कर लेंगे कि लो हो हाई हो, एज कितनी है आपकी, रिस्क फैक्टर क्या है आपके, और आपके लक्षण कैसे हैं।
इन 3 चीजों से मैं ओपीडी में बैठ के ये बता दूंगा कि इसके ब्लॉकेज होने के चांसेस क्या हैं। अगर लो है कुछ टेस्ट नहीं करना, इंटरमीडिएट है तो सीटी एंजियो कर सकते हैं या टीएमटी कर सकते हैं, एको करके देख सकते हैं। हाई रिस्क ग्रुप है अगर उसको एंजियोग्राफी बोलते हैं। तो पेशेंट जो लक्षण बता रहा है और उसके जो रिस्क फैक्टर है, इस पे बेस्ड हम पेशेंट को क्लासिफाई कर लेते हैं 3 रिस्क ग्रुप में, लो, इंटरमीडिएट, हाई। लो वाले को कुछ नहीं करता। 18 साल का आदमी है, छाती में दर्द बता रहा है, कुछ नहीं करना। 40 साल की फीमेल है, डायबिटिक है, कभी कभी छाती में दर्द बता रही है, टीएमटी करना है, सीटी एंजियो करना है। 60 साल का स्मोकर डायबिटिक है, बोल रहा है जब भी चल रहा हूँ छाती में दर्द हो रहा है, रुक रहा है, एंजियोग्राफी का। तो पहले हम पेशेंट को रिस्क स्ट्रेटिफाई करते हैं, उसके लिए उनके हिसाब से हम टेस्ट चुनते हैं, ऐसे करते हैं। अच्छा सर, जब ब्लॉकेज होती है तो क्या एंजियोप्लास्टी से ही समाधान निकाला जा सकता है या ओपन हार्ट क्यों जरूरी पड़ता है? आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू उसका छोड़ दिया। सबसे पहले तो ब्लॉकेज है तो उसमें कुछ करना है कि सिर्फ दवाई देना है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब ब्लॉकेज को, जैसे 1000 लोगों को ब्लॉकेज है और उनको 10 साल तक फॉलो किया गया, तो ब्लॉकेज की वजह से मोर्टेलिटी, जो डेथ हुई, वो 1 to 3% है। ठीक है, मतलब 100 में से 1 से 3 लोग उस ब्लॉकेज के कॉम्प्लिकेशन की वजह से मर सकते हैं। हार्ट अटैक हो गया, धड़कन बढ़ गई, हार्ट फेल हो गया, ऐसे। जब से दवाइयां बनी, जब हार्ट के लिए हम दवाइयां लिखते हैं, उसके बाद वो 1% कम हुआ। अब 1 to 3% से 1 to 2% हो गया, तो दवाइयों ने 1% कम कर दिया। उसके बाद आया एरा स्टेंट का और बाईपास का। स्टेंट और बाईपास के एरा में भी दवाइयां, 2000 लोग हैं, ब्लॉकेज है, 1000 को खाली दवाई पे रखो, 1000 को स्टेंट लगाओ, दवाई पे रखो, दोनों में कोई मोर्टेलिटी डिफरेंस नहीं है। तो दवाइयां भी उतनी ही इफेक्टिव है डेथ कम करने। मैं डेथ की बात कर रहा हूं, मैं सिम्टम की बात नहीं कर रहा हूं। स्टेंट लगाने से आपके सिम्टम डेफिनेटली कम हो जाएंगे, दवाइयों से कम नहीं होंगे। तो स्टेंट कोई मोर्टेलिटी एडवांटेज नहीं देता, या बाईपास अगर आपको लग गया तो आपके मरने के चांसेस कम नहीं हो रहे हैं, आपके सिम्टम्स कम हो रहे हैं। मरने के चांसेस उतने ही कम हो रहे हैं जितना आप दवाइयों से कम कर सकते हैं। तो पहले चीज तो आप ये समझ लो, फिर हम डिस्कस करेंगे कि बाईपास और स्टेंट में कौन सा बेटर है। तो देखिए, स्टेंट अगर आपको लग रहे हैं तो स्टेंट के अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं, मतलब उनका फेलियर रेट्स हैं करीब करीब। अगर अक्यूट फेलियर रेट मानो तो 1%, मतलब जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो सकते हैं। और क्रॉनिक फेलियर रेट मानो कि स्टेंट में धीरे धीरे ब्लॉकेज आ रहा है, वो 3 से 5% पर ईयर बात कर रहा हूं मैं। तो जितना ज्यादा स्टेंट आपको लगेंगे, कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। तो ऐसे लोग जिनको इतने ब्लॉकेजेस हैं कि मल्टीपल स्टेंट चाहिए, बेटर है बाईपास के लिए भेजें। बाईपास का भी फेलियर रेट है, जो ग्राफ्ट लगाते हैं वो आज के डेट में टोटल आर्टेरियल ग्राफ्ट लगा रहे हैं, लेकिन कुछ वीनस ग्राफ्ट भी लगाते हैं, जो पैर के नस से नस निकाल के ग्राफ्ट लगाते हैं। वेन का फेलियर रेट आर्टरी से थोड़ा ज्यादा है। और बाईपास और स्टेंट दोनों का लॉन्ग टर्म आप आउटकम्स देखोगे तो कंपेरेबल है, करीब करीब। तो बाईपास आज के डेट में हम उन्हीं का करते हैं जो डायबिटिक है, नंबर 1। एक मेन नस होती है, उसमें ब्लॉकेज क्रिटिकल है या मल्टीपल ब्लॉकेजेस, तो उनको हम बोलते हैं कि भाई तुम बाईपास करो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म आउटकम देखोगे तो स्टेंट और बाईपास के फेलियर रेट्स करीब करीब सेम है। और दवाइयों से आप देखोगे तो खाली दवाई करो, कोई स्टेंट बाईपास ना करो, मोर्टेलिटी ज्यादा नहीं है दवाइयों से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने के लिए है कि अगर किसी के ग्रेजुअली डेवलप करने वाला ब्लॉकेज है
तो उसमें दवाइयाँ और स्टेंट इक्वली इम्पोर्टेंट है। स्टेंट से आपके सिम्टम कम हो जाएंगे, दवाइयाँ उतनी इम्पोर्टेंट उतना सिम्टम में इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगी, बट स्टेंट लगाने से आप ज़्यादा जियोगे ऐसा नहीं है। अच्छा सर, ये लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैं इसको इम्फसाइज कर रहा हूँ। अगर किसी को अटैक पड़ा है तो क्या बिना सर्जरी के भी ठीक किया जा सकता है? देखिए, अटैक दूसरा चीज है। अटैक में आपको स्टेंट जान बचाता है। अगर आपका स्टेंट अगर दवा, उसके लिए भी दवाइयां दे सकते हैं, बट ये ट्रायल में कन्विंसिंगली प्रूवन है कि अगर आप स्टेंट लगाओ वो दवाई से ज्यादा जान बचाएगा, ज्यादा लोगों की जान बचाएगा, ज्यादा लंबा टाइम तक जान बचाएगा। नहीं, मैं दवाई के लिए नहीं कह रहा हूँ सर। मेरा कहने का मतलब है कि किसी को अटैक पड़ा है, मैंने कुछ ऐसे केस देखे कि जिसमें अटैक पड़ा, पेशेंट जो है हॉस्पिटल पहुंच गया, लेकिन हॉस्पिटल में ऑपरेशन होने से पहले वो ठीक है, वो दिखने में बिल्कुल ठीक है, सब कुछ लेटा है वहाँ बेड पे, लेकिन नॉर्मल बात कर रहा है, नॉर्मल तरीके से चल रहा है, फिर रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। बस ये है कि उसके लिए लिखा गया है कि भैया आपको स्टेंट लगने हैं, ये आपको ऑपरेट किया जाना है, ठीक है। तो क्या उसको, जो बिल्कुल ठीक दिख रहा है और फिजिकली सब कुछ फिट है, क्या वो बिना ऑपरेशन के भी अपने आप को ठीक कर सकता है? अब मैं थोड़ा आपको इसका साइंस बताना चाहूंगा, मैं 1-2 मिनट का समय लूंगा एक्सप्लेन बिल्कुल। करने के लिए। अटैक होता बोलते क्या है, जैसे हार्ट की एक नस है, उसके अंदर एक प्रोग्रेसिवली डेवलप होने वाला ब्लॉकेज है। जैसे मान लीजिए जब तक वो ब्लॉकेज 70% डायमीटर स्टेनोसिस नहीं कर रहा, आपको चलने फिरने में छाती में दर्द नहीं होगा। तो मान लीजिए आपको 40% का ब्लॉकेज है, उससे आपको चलिए फिरिए दौड़िए क्रिकेट खेले, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन वो फटेगा अंदर, जैसे ही फटेगा तो शरीर में जहाँ पे भी कटफट होता है वहाँ खून का थक्का बनता है, तो वहां पे भी खून का एक थक्का बनेगा, और वो खून का थक्का 40% ब्लॉकेज के ऊपर जम के 100% कर देगा, आपको अटैक पड़ जाएगा। तो जो ब्लॉकेज है अभी आपके अंदर, उसका 2 कंपोनेंट है, एक है खून का थक्का और एक है वो 40% ब्लॉकेज। हम दवाई से वो खून के थक्के को डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर खून का थक्का डिसॉल्व हो गया फिर भी वो फटा हुआ ब्लॉकेज आपके हार्ट के अंदर रह रहा है, वो दोबारा से उसके ऊपर खून का थक्का जम सकता है। इसीलिए एंजियोप्लास्टी करना जरूरी है। अगर आपको हार्ट अटैक पड़ा है तो स्टेंट डेफिनेटली आपको मोर्टेलिटी एडवांटेज देगा, इवन इफ यू आर नॉट हैविंग एनी सिम्टम और योर सिम्टम हैज बीन रिजॉल्व्ड बाय मेडिकेशन, स्टिल एटलीस्ट यू शुड गेट वन एंजियोग्राफी डन। और उसके बाद हमारे क्राइटेरिया है कि कितना परसेंट को छोड़ सकते हैं। हमारे पास इतने सोफिस्टिकेटेड कैमराज हैं कि हम कैमरा आपके हार्ट के नस के अंदर डाल के आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ब्लॉकेज का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमारे फिक्स्ड क्राइटेरियाज हैं कि इससे कम होगा तो उसको छोड़ दो, ज्यादा है तो स्टेंट लगाओ। ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज़ और है। कुछ साल पहले की बात है, मेरे एक दोस्त थे जिनको रात को तबीयत खराब हुई और बिल्कुल घर पे माहौल ऐसा था कि शायद इनको हार्ट अटैक पड़ा है। उनको लेके हॉस्पिटल चले गए, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे, और वहाँ पे उनको सीधा उनके एंजियोग्राफी वगैरह सब चीज़ें की गई और डिक्लेयर कर दिया गया कि इनके इतने % ब्लॉकेज है और उनका जो है एंजियोप्लास्टी होनी ही होनी है। अब क्योंकि वो जो ये मेरे मित्र थे, ये मेडिकल लाइन के ही थे और उनके बहुत सारे दोस्त जो थे वो भी मेडिकल लाइन के थे, जो जब मालूम चला तो सबके सब पहुंच गए। तो उन्होंने पहुंचे, मिले, तरह तरह की बातें हुई और उनको जो है उनका जो ऑपरेट होना था सर्जरी, उसको रोक कर उनको उस हॉस्पिटल से लेके बाहर आ गए। फिर दूसरी जगह पहुंचते हैं और मालूम चलता है कि उनको जो रात को जो दिक्कत हुई थी वो गैस की थी। तो ये आम जनता जब प्राइवेट सेक्टर में ऐसे भागती है तो वो कैसे, मतलब वो जो गैस का दर्द है और जो हार्ट अटैक का दर्द है, इसको कैसे कैलकुलेट कर, मतलब डिफरेंशिएट कर सकती है? देखिए, डिफरेंशिएशन का 2 तरीका है, एक तो सब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव है। हम हर पेन को ना साइंस में डिस्क्राइब करने का तरीका है, पोजीशन, क्वालिटी, लोकेशन, टाइमिंग, रेडिएशन, एक हेडिंग्स होते हैं कि कहाँ पे हो रहा है, किस कैरेक्टर का हो रहा है,
रेडिएट हो रहा है, कहीं और जा रहा है कि नहीं, किस चीज से एग्रीवेट हो रहा है, किस से रिलीफ हो रहा है। तो ये तो सब्जेक्टिव हो गया, मेरा और आपका अलग अलग तरीका हो सकता है। बिल्कुल। कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं जो बहुत ही इजीली डुएबल, जैसे ईसीजी। हम हार्ट अटैक हमेशा डायग्नोज करते हैं ईसीजी करके, तो ईसीजी एक जगह जैसा होगा वो हर जगह ऐसा ही होगा। दूसरा, एक ब्लड टेस्ट आता है जिसको ट्रोपोनिन बोलते हैं, वो ट्रोपोनिन से ये पता 100%, मतलब उसका जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है वो 99.999% है। इतना पता कर सकते हैं कि आपको जो दर्द हुआ था और ईसीजी आपका बिल्कुल नॉर्मल था, तब भी वो दर्द हार्ट की वजह से हुआ था कि गैस्ट्राइटिस की वजह से हुआ था। तो जैसे ही आप आज कार्डियक इमरजेंसीज में जाओगे, जो पहला चीज करेंगे आपका ईसीजी निकालेंगे। अगर ईसीजी डायग्नोस्टिक है तो बस आपको अटैक पड़ा है, अगर ईसीजी नॉन डायग्नोस्टिक है तब वो ब्लड टेस्ट कर लेंगे, अगर वो ब्लड टेस्ट पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये आपका हार्ट का दर्द है। इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, उसमें कोई संशय का विषय नहीं है ये। अब मैं आपको जो सब्जेक्टिव कंपोनेंट है उसके बारे में भी बता देता हूँ। जो हार्ट की वजह से दर्द होता है वो बीच छाती में होता है, सेंट्रल होता है, और ऐसे लगेगा इसके ठीक नीचे हो रहा है। वो क्रसिंग, बर्निंग या सफोकेटिंग टाइप का फीलिंग आएगा आपको। कोई क्रस कर रहा है या जलन हो रही है या दम घुट रहा है, ऐसा टाइप का होगा। और वो ये बीच छाती से लेके आपके दाएं या बाएं हाथ तक जा सकता है या जबड़े तक जा सकता है। नाभि के नीचे और जबड़े के ऊपर हार्ट का दर्द नहीं जा सकता। ठीक है, ये तो ये सब्जेक्टिव कंपोनेंट है। आप मरीज से पूछ के पता कर सकते हो कि अभी जो दर्द हो रहा है वो हार्ट का है कि नहीं है। बट जो जिस चीज में भी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है उसको हम जनरलाइज नहीं करते, उसमें हम कोई डिसीजन नहीं लेते। वो अगर हमको लग रहा है कि हार्ट का दर्द है, आपको लग सकता है कि ये गैस्ट्रिक का पेन है, तो आप ईसीजी कर लो। ईसीजी के इंटरप्रिटेशन में दो अलग लोग अलग अलग नहीं हो सकते। फिर एक ब्लड टेस्ट करो, अगर ब्लड टेस्ट पॉजिटिव है आपको हार्ट की बीमारी है, इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। सिंपल सी चीज सिंपल सी चीज है। और ये देखिए, हमारे जो जितने भी प्रोफेशनल सोसाइटीज हैं, उनके उनका एक आइडिया रहता है कि दुनिया में हर जगह गुणवत्ता बनी रहे, तो वो एक गाइडलाइंस बनाते हैं कि कहीं पे भी छाती का दर्द वाला मरीज है तो उसका ये करना है आपको, ताकि यूएसए में भी कोई हार्ट अटैक मिस नहीं कर सके, कोई सब सहारन अफ्रीका में भी मिस नहीं कर सके, इंडिया में भी मिस नहीं कर सके। तो एक जो भी साइंस है उसका एक वर्ल्ड वाइड प्रोफेशनल ग्रुप होता है, और वो उसके सोसाइटी के गुणवत्ता को लेके कंसर्न रहता है कि कहीं पे भी उसकी गुणवत्ता कम नहीं होनी चाहिए। तो ये गाइडलाइंस हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, और वो बिल्कुल सिंपल है, क्लियर कट है, यस और नो। हम कभी भी दोराहे पे खड़े नहीं होते, हो भी सकता है नहीं, ऐसा कोई ग्रे एरिया नहीं है। वी आर नेवर एट अ क्रॉस रोड, वी नो व्हाट वी आर डूइंग। हमारे पास इतने टूल्स हैं, हमको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, एक चीज और है सर, 2020-21 में कोरोना आया और लगभग लगभग सभी लोगों ने जो है वैक्सीन्स लगाई हैं, लेकिन एक मार्केट में एक अलग तरह की एक आवाज उठ रही है कि हार्ट की जो डिजीजेज जो बढ़ रही हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं कोरोना वैक्सीन का भी हाथ है। क्या ये सही है? देखिए, दो स्टडीज पब्लिश हुई हैं। एक तो अभी अभी जीबी पंत से पब्लिश हुई है। तो उन्होंने बताया कि जिन लोगों को वैक्सीन लगे थे हार्ट, और जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगे थे, हार्ट अटैक के बाद, हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस तो कम थे ही, हार्ट अटैक के बाद सर्वाइवल के चांसेस उनके ज्यादा थे जिनको वैक्सीन लगे थे। ये जीबी पंत जो हमारा दिल्ली का हॉस्पिटल है, उन्होंने अभी स्टडी पब्लिश करी है। आईसीएमआर ने पहले पब्लिश करी थी, जिसमें वैक्सीन और हार्ट अटैक के बढ़े हुए इंसिडेंसेस का कोई कोरिलेशन नहीं था। तीसरी चीज मैं बताता हूँ, हर वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट थे जो उन्होंने लेबल किए हुए थे, बताया था कि इस वैक्सीन से ये हो रहा है। जैसे जो हमारा एस्ट्राजेनिका वाला वैक्सीन था, कोविशील्ड, उससे यंग फीमेल्स में ब्लड का क्लॉट बन रहा था आर्टरी के अंदर।
लेकिन उसके इंसिडेंसेस 1 in 16,000 है। मतलब 1 in 16,000। 16,000। हाँ, तो 16,000 लोगों को वैक्सीन लगा तो एक आदमी के स्ट्रोक पड़ गया, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज आ गया, ऐसी समस्याएं हुई। तो यूके में 50 साल से यंगर फीमेल को वो वैक्सीन नहीं लगा रहे थे, वो मॉडर्ना लगा रहे थे या जो उनके पास अवेलेबल था वो लगा रहे थे। जो मॉडर्ना वैक्सीन का साइड इफेक्ट था वो हार्ट के मांसपेशियों में सूजन हो रहा था, वो भी बहुत कम लोगों को हो रहा था। तो ये सब साइड इफेक्ट्स तो डॉक्यूमेंटेड है। वैक्सीन लगाने से हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस बढ़े हैं, ऐसी कोई स्टडी अभी तक पब्लिश नहीं हुई। अभी सर शायद आपने सुना हो, कुछ ही दिन पहले की बात है, इसी जुलाई की स्टार्टिंग की, कि हमारे साउथ के किसी सीएम ने जो है सीधा ये वैक्सीन्स को जो है कोविड वैक्सीन को दोषी ठहराया कि इनकी वजह से उनके यहाँ बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है बहुत तेजी में। अभी आप मुझे एक चीज बताओ, मैं अगर आपको ये बताऊं कि रुद्रप्रयाग से 21 एमएलए को खड़ा होना चाहिए, आप मुझे बेवकूफ समझोगे कि नहीं? सीएम को वैक्सीन का क्या आइडिया है? उनको अपना मतलब जिसको जो काम है वो करना चाहिए ना। तो खैर ये तो आप एक एक सोशल इशू बना के अपने, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ जो हमारे लैंसेट जर्नल है उसमें लिखा हुआ है कि साइंस वर्क्स ऑन फैक्ट्स, पॉलिटिक्स वर्क्स ऑन कंसेंसस। कई लोग अगर मान रहे हैं तो ये सही है, ये पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स बिल्कुल। गैलीलियो ने माना कि भैया धरती घूमती है सूरज की तरफ, सूरज नहीं घूमता धरती की तरफ। और उस टाइम दुनिया में वही एक आदमी था जो ऐसा मान रहा था, चर्च ने उसको पनिश कर दिया, लेकिन साइंस तो वही है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं इसलिए कोई बात सही है। मतलब ये है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई हैं उनको निश्चिंत रहना चाहिए। बिल्कुल निश्चिंत। आप एक चीज बताओ तो, आप ये बात कब बोलते हैं? आप आधी पॉपुलेशन को वैक्सीन मत लगवाओ और फिर देखो कि उनको हार्ट अटैक हो रहा है कि नहीं, तब कंपेयर करो ना। तब तो एक साइंटिफिक, वैक्सीन लगाने से पहले भी होते थे। आप कोविड से मर जाते हैं, आपको कैसे पता कि आप कोविड वैक्सीन लगाने से कोविड से तो बचे ना। बिल्कुल। तो मरे आप किसी भी चीज से मर तो रहे हैं ना। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि जिसको वैक्सीन लगे हैं उसको ज्यादा हार्ट अटैक हो। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, बहुत सारे लोगों की जो है टेंशन इससे जो है कम हो जाएगी। हाँ, मतलब उनको डॉक्टर से पूछना चाहिए ना कि सीएम की बात पे ध्यान देना चाहिए। कि अगर आपको सलाह चाहिए, डॉक्टर से पूछोगे पैसा कहाँ जमा करूं तो आप बेवकूफ हो। मतलब वो उन्होंने एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया है खाली। मैं उस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। अच्छा सर, एक चीज और है, वो बिल्कुल थोड़ा इससे मतलब हार्ट हेल्थ से संबंधित तो नहीं है, लेकिन थोड़ा से मतलब हॉस्पिटल से संबंधित एक चीज है। बिल्कुल। मैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर मैंने एक चीज सुनी है, शायद आपके तो बहुत सारे मित्र होंगे जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए कोई ऐसी परेशानी नहीं है, जो आपके सामने आया आपने उसका इलाज दिया। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर मैंने सुना है कि टारगेट भी रखे जाते हैं। देखिए, मैं कन्वर्ट करना ही करना है। देखिए, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काम कर चुका हूँ। सरकारी से पहले मैं 4 साल एक बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। मेरे सामने कभी कोई टारगेट नहीं रखा गया और रखे जाते होंगे, मुझे इसका कुछ खास आइडिया नहीं है। और उनके एवज में मैं बताऊंगा ये मेरे लिए सही नहीं होगा। तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी काम करता था, मुझे कोई टारगेट नहीं। वो आपने जहाँ काम किया मेरे को उसका भी मालूम है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। नहीं लेकिन मैंने पहले ही क्वेश्चन में जोड़ दिया था कि आपके बहुत सारे मित्र होंगे तो जो अलग अलग जगहों पे मेरे ख्याल से इस सवाल का ज्यादा अच्छा जवाब मेरे मित्र दे पाएंगे। किसी दिन आपके किसी मित्र के साथ बैठना पड़ेगा। बिल्कुल 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 सर, बहुत अच्छा। अच्छा सर, अब क्योंकि हमें काफी देर हो गई है, पॉडकास्ट को क्लोज करेंगे। तो एक लास्ट में, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है हमारे कोर्स से तो बाहर का है, लेकिन जितनी तैयारी हम कर सके हमने की। कोई ऐसी चीज जो हमसे छूट गई हो और आपको लगता है कि वो आम जनता को पता होनी चाहिए? हाँ, मैं आम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हार्ट अटैक किसी को भी नहीं होता, आमतौर पे उसी को होता है
जो हार्ट अटैक के होने वाले, जिनमें हार्ट अटैक के होने वाले रिस्क फैक्टर होते हैं, और अगर हार्ट अटैक से आप बचना चाहते हो तो उन रिस्क फैक्टर्स से बचो। और कुछ करना चाहते हो तो अपना डाइट हेल्दी करो और थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करो। अगर आप ऐसा काम करते हो तो आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत कम है, ऐसा मान के चलो। किसी किसी को, जिम जाने वाले को भी हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन बोइंग तो अभी तक एक ही क्रैश हुआ है ना, उसको हम एग्जाम्पल तो नहीं ले सकते हैं। आज तो पूरी दुनिया जान गई स्विच ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, अभी तक एक बोइंग आउट ऑफ 3 मिलियन फ्लाइट्स। तो उससे हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि जो प्लेन में चढ़ेगा वो गिर जाएगा। वैसा ही है। तो जो साइंस है वो यही है कि अगर आप अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल रखते हो, आप फिजिकली एक्टिव रहते हो, तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हैं। और मैं भी कुछ अनसाइंटिफिक चीजें बोलना चाहता हूँ कि अभी के टाइम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोई मैकेनिज्म नहीं है। आप गांव में देखो, 4 लोग बैठ के बात नहीं करते, यहाँ तो कोई तरीका नहीं है। हमारा लिविंग ऐसा है कि हम एजेज पे रहते हैं, हमको बहुत स्ट्रेस रहता है। तो वो स्ट्रेस को कम करना का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने रिक्वायरमेंट्स को कम कर लो, क्योंकि दुनिया पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपके ऊपर आपका कंट्रोल है। तो वो आप कम करोगे, आपके स्ट्रेस का लेवल कम होगा। और स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। और एक सोशल कोहेशन वाले माहौल में रहना चाहिए, जहाँ पे भी काम करते हो या रहते हो आराम से रहो, ज्यादा स्ट्रेस ना लो, हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करो, नहीं होगी हार्ट की बीमारी। कोशिश करो कि खुश रहें। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मतलब वो खुशी चाहिए, उसी के चक्कर में वो पूरा स्ट्रेस्ड आउट हो गया है। तो अभी जो ये शुगर और ब्लड प्रेशर का एपिडेमिक है ना, वो बेसिकली EMI का एपिडेमिक है। लेकिन ये आपको कोई CA वाला ज्यादा बढ़िया बताएगा, बट अगर आप सोशली देखो तो प्रॉब्लम यही है, वी आर सो मच स्ट्रेस्ड आउट। उस जरूरत नहीं है उठने का। धन्यवाद सर, आज आपने बहुत सारी चीजें बताई जिनको सुनकर बहुत सारे लोगों के कई मिथ दूर हो गए होंगे, और खास तौर से कोविड के ऊपर तो जरूर, कोविड वैक्सीन के ऊपर थैंक यू क्योंकि उसके लिए मेरे को कई लोगों ने पूछा भी था कि ये जरूर पूछ लेना। थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू।